बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम जी वर्ड में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तानी सियासत में अगरचे के तमाम तर फोकस पंजाब असम्बली के ऊपर रही और उसके चीफ मिनिस्टर के ऊपर, लेकिन रवां हफ्ते एक मरतबा फिर जो गैर मुल्की मुरासले का जो शोशा था, जो ज़िक्र था, वो एक मरतबा फिर सामने आया और PTI ने एक मरतबा फिर इस मुद्दे को उठाया कि जो गैर मुल्की मुरासला था, यानी जो साइफ़र था, साबिक पाकिस्तान के सफ़ीर वाशिंगटन में डॉक्टर असद मजीद ख़ान ने जो साइफ़र भिजवाया था, उसे साबिक वज़ीर आज़म इमरान ख़ान और उस वक्त के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी से छुपाया गया, जिसके ऊपर दफ्तर ख़ारजा ने भी अपना रद्द-ए-अमल दिया और एक मरतबा फिर बहस छिड़ गई कि आया ये साइफ़र क्यों छुपाया गया। और फिर ये भी नुक्ता सामने आया कि क्या साइफ़र की कॉपियाँ बनाई जाती हैं, किस किस को जाता है। और ये रजीम चेंज और उससे कबल नाजरीन, अमेरिका के साबिक कौमी सलामती के मशीर जॉन बोल्टन का एक तहलका खेज़ इंटरव्यू था, जिसमें उन्होंने कहा कि वो अपने दौरे हुकूमत में, यानी ट्रंप के दौरे हुकूमत में, पूरी दुनिया में कू कराते रहे। बाज़ कू नाकाम हुए, बाज़ कू कामयाब हुए और ये तमाम तर चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ वजारत ख़ारजा इस वक्त भूचाल में है, इसलिए कि पाकिस्तानी सफारतकारों का जो गैर मुल्की अलाउंस है, उसके ऊपर 35% 35% टैक्स आयद कर दिया गया। इस टैक्स को हम जोड़ेंगे पाकिस्तान की डिप्लोमेसी के साथ कि एक तरफ तो दुनिया में जो बड़ी बड़ी जो एम्बेसीज़ हैं, बड़ी बड़ी हुकूमतें हैं, वो अपने सफारतकारों और अपनी डिप्लोमेसी के ऊपर हज़ारों डॉलर ख़र्च करती हैं और हमारे यहाँ जो मिल रहा है उसके ऊपर भी कट लग रहा है। तो आया इस कट से क्या हमारी सफारतकारी मुतासर होगी, हम अपने फ़ॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स पूरे कर सकेंगे या नहीं। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं फॉर्मर एम्बेसडर नजमुल साकिब साहब, वजारत ख़ारजा में तवील अरसे तक रहे और स्पेशल सेक्रेटरी के तौर पर रिटायर हुए। एम्बेसडर नजमुल साकिब साहब, आपका बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ स्काइप के ज़रिए मौजूद हैं, किसी तारफ़ के मोहताज नहीं, डॉक्टर कमर चीमा साहब, माहिर बैनुल-अक़वामी अमूर हैं और दुनिया भर का ट्रेवल कर चुके हैं, आलमी हालात और वाक़यात पर गहरी नज़र रखते हैं। डॉक्टर कमर चीमा साहब, आपका भी शुक्रिया। जी नजमुल साकिब साहब, एक मरतबा फिर तूफ़ान आया और उसके ऊपर वजारत ख़ारजा को फिर वजाहत जारी करनी पड़ी कि ये जो साइफ़र है, इसे किसी सूरत में नहीं छुपाया जाता और जो एलिगेशंस PTI ने लगाए दफ्तर ख़ारजा के ऊपर और इस साइफ़र के हवाले से जो बातें सामने आई, वजारत ख़ारजा ने एक मरतबा फिर उसकी तरदीद की। इसके ऊपर हम तफसील से बात करेंगे, लेकिन ये कई दिनों के बाद, अगरचे कि ये मामला बैठ चुका था, दोबारा क्यों उठ गया? ये PTI ने क्यों उठाया? ऐसे वक्त में क्या हासिल करना चाहती है PTI? मतीन साहब, जब इलेक्शन जीतना मकसद हो, जब ये मकसद हो कि कुछ भी हो जाए हमने रूल करना है, कुछ भी हो जाए हुकूमत हमें मिलनी चाहिए, कुछ भी हो जाए ये जो दूसरे लोग हैं ये इक़्तिदार से बाहर रहें, एंड पावर एट एनी कॉस्ट, जब इस किस्म की सूरत हाल हो तो उसमें जिस तरह कहते हैं ना कि एवरीथिंग इज़ फेयर इन वॉर एंड लव, जी मैं हैरान होता हूँ, ना ये वॉर है ना ये लव है। लेकिन किसी वजह से ये लोग जो हैं, ये अब देखिए ना, जिस तरह आपने अभी बताया, 35 साल तक मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स में मैं रहा हूँ जी, 12 से ज़ायद मुल्कों में आप एम्बेसडर रहे। सिर्फ 11 मुल्कों में मैंने सफारती असनाद पेश की हैं, इसके अलावा भी रहा हूँ फॉरेन ऑफिस में बेशुमार जगहों पे काम करके। अब ये जो साइफर या केबल या जो ये एक ये तो आपके हाथों से भी गुजरती रही होगी। देखिए, जब ये आता है ना, हाँ। एक दफ़ा आपके नाजरीन को ज़रा आप मुझे टाइम दीजिए जी ज़रूर, मैं ज़रा तफसील से बता दूं ये क्या बला होती है, ये जानवर क्या है और इसको किस तरीके से हैंडल किया जाता है। ऐसे ऐसे करके कोई भी सफ़ीर या सिफारत खाना जो है वो अपने किसी ऐसे पैगाम को, किसी ऐसे प्रपोजल को या किसी ऐसे रिएक्शन को होस्ट गवर्नमेंट की, वो अगर नहीं चाहता कि वो ईमेल के ज़रिए जाए या फैक्स के ज़रिए जाए, तो वो उसको साइफर के ज़रिए भेजता है, जिसको हम केबल भी कहते हैं। जी अच्छा, उसमें ये होता है कि जिस मिशन से आए, मसलन इसमें यानी वाशिंगटन में असद मजीद साहब थे हमारे सफ़ीर, उन्होंने ये डिक्टेशन दी होगी या ख़ुद टाइप किया होगा, उसके बाद हमारा एक साइफर सेक्शन होता है, वहाँ जाके इसको कोड किया जाता है, यानी उसको इस ज़बान में लिखा जाता है जो कि मैं और आप उसको नहीं पढ़ सकते, बल्कि कोई भी नहीं पढ़ सकता। उसकी कुछ कीज़ होती हैं, अब वो उसको फैक्स कर दिया जाता है, डिकोड करने के लिए कीज़ हैं। जी जी, उसको फैक्स कर दिया जाता है या ईमेल में अटैच करके भेज दिया जाता है, वो सेफ है।
अब वो आ जाता है इस्लामाबाद में। इस्लामाबाद में आके सबसे पहले जो हमारा पूरा सेक्शन है जो कि डीकोड करता है इस तरह के मैसेजेस को, पूरे इस फॉरेन ऑफिस में जो सबसे ज़्यादा अहमियत दी जाती है पैगामात को, या जो बाहर हमारे 100 से ज़्यादा मिशंस हैं उनसे आने वाली जो खतूत होते हैं या केबल होते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा अहमियत दी जाती है इस केबल को, इस साइफर को। और इसके लिए 24 घंटे हमारा ये सेक्शन खुला होता है 24/7। अब ये जब आता है इधर तो फिर इसको डी कोड किया जाता है। डी कोड के आम अंग्रेजी में लिखा जाता है। अब उसकी स्पेसिफिकेशंस हैं, कैटेगरीज हैं उस केबल की ना। कुछ होती है जो सिर्फ फॉरेन सेक्रेटरी के नाम होती है। अच्छा, ये भी है कि कुछ फॉरेन सेक्रेटरी के नाम होगी, कुछ वज़ीर आज़म के नाम होगी, सिर्फ फॉरेन सेक्रेटरी के लिए होती है। लेकिन उसकी भी कॉपियां कुछ जगहों पे जरूर जाती है, मिसाल के तौर पर। और हर साइफर की मैं बात कर रहा हूं, सिर्फ इस साइफर की बात नहीं कर रहा। तमाम साइफर जो आती हैं वो आपके फॉरेन मिनिस्टर को जाती हैं, प्रेसिडेंट को जाती हैं, प्राइम मिनिस्टर को जाती है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को जाती है, और इस तरह से 4-5 और इदारों के जो लोग हैं उनको ये जाती है, उसी वक्त जाती है। वो हमारा डिले हमारा राइडर होता है जी, वो जो ही ये होता है इसको देखा जाता है, इसको बंद किया जाता है और भेज दिया जाता है। अब ये कहना किसी का कि जी वो हमसे छुपाया गया, मैं हैरान होता हूं। आप उस वक्त फॉरेन मिनिस्टर थे, किसी की जुर्रत मजाल है कि जो आपके नाम यानी साइफर है जो कि आप शामिल हैं उसमें आपको ना भेजा जाए। तो इसमें कुछ सियासी रंग हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि प्रोफेशनली तो अच्छी नहीं लगती, लेकिन सियासत के तौर पे इसको नारा बना के बताया जा सकता है और उसे किया गया। डॉक्टर कमर चीमा साहब, आप क्या समझते हैं कि अब चूंकि इशू ये बैठ चुका था, दोबारा पीटीआई की जानिब से इस इशू को उठाना और फिर कहना कि लीडरशिप से छुपाया गया, ये इसके पस मंज़र में क्या मकासद हो सकते हैं? चूँकि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो आप देखें कि इस वक्त एक पॉलिटिकल जो बैटल है, सियासी लड़ाई अपने पीक के ऊपर पहुंची हुई है। अमेरिका के साथ ताल्लुकात एक नया रुख इख्तियार कर रहे हैं, कुछ वहाँ से हाई लेवल डेलीगेशंस एक्सपेक्टेड हैं, यहाँ से कुछ सीनियर ऑफिशियल्स वहाँ पे मौजूद हैं। तो इस ऐसे मौके के ऊपर पीटीआई की जानिब से इस मुद्दे को दोबारा उठाना क्या मुहर्रिकात हो सकते हैं? देखिए मतीन साहब, इमरान खान साहब की अगर आपने पॉलिटिक्स समझनी है तो आपको ये समझना पड़ेगा कि इमरान खान साहब जो हैं वो ऑफेंसिव पॉलिटिक्स करते हैं। इमरान खान साहब की पॉलिटिक्स की खूबसूरती यह है कि वो अगले की टर्फ पे जाके खेलते हैं, वो किसी को अपने टर्फ में नहीं लेके आते। मिसाल के तौर पे अभी भी आप देख लें तो पंजाब के अंदर सियासत है, खैबर पख्तूनख्वा में कुछ नहीं हो रहा, वहां पे बैड मैनेजमेंट है, बैड गवर्नेंस है, लेकिन किसी को नहीं पता कि वहां जाके सब फोकस लाहौर पे है। बिल्कुल सब फोकस लाहौर है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि उन्होंने पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों को, पाकिस्तान के मीडिया को, पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट को इंगेज किया हुआ है। मुझे ये बताएं कि कौन ऐसा लीडर है, पाकिस्तान का सियासी लीडर है, जिसके बयानिया या स्टेटमेंट के ऊपर हर बंदा बात कर रहा है? सिर्फ इमरान खान साहब की बात हो रही है। सो इमरान खान साहब की खूबसूरती यह है कि वो जो बयानिया डेवलप करते हैं वो कहते हैं, हम बोलते हैं ऑफेंसिव डिफेंस होता है ये। अब देखें कि ये जो बेसिकली बात है, इमरान खान साहब ने नाम तो ले लिया अमेरिका का कि जी अमेरिका ने करवाया ये। अब इमरान खान को पता और मेरा ये नैरेटिव बिक गया, तो मैं क्या करूं? अब वो बार बार एक ही चीज कर रहे हैं, देखें मेरे खिलाफ साजिश हुई और मैं रजीम चेंज रिवर्स करूंगा। अब देखें कि उन्होंने जिस खूबसूरती के साथ सारी गेम की, जिस तरह बैचलर साहब बात कर रहे थे, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के मिनट्स आ चुके हैं, सब कुछ आ चुके हैं, ISPR कह चुके हैं, चीफ जस्टिस कह चुके हैं, सब लोग कह चुके हैं कि कुछ नहीं हुआ। लेकिन उनकी खूबसूरती यह है क्योंकि एक हमारी मासूम अवाम है और वतन से मोहब्बत करने वाली अवाम है, उनको यह बताया गया है कि देखें इमरान खान जो है ये करप्ट नहीं है, जो बात कर रहे हैं कि बिल्कुल नेशनलिज्म पे मबनी है। एक बात, और पिछले 10 साल इमरान मतीन साहब हमारे अदारों ने और हमारी एस्टैब्लिशमेंट ने इमरान खान को जितना साफ, शफाफ और क्लियर बंदा रख पेश किया, तो आज जो मर्जी वो कहते रहे लोग उसको मानते हैं। सो उनकी स्ट्रैटेजी ये है कि आप एक ऑफेंसिव अप्रोच रखें, उसी ऑफेंसिव अप्रोच के ऊपर वो काम कर रहे हैं और वो किसी को मौका ही नहीं दे रहे कि उनकी नालायकियां, उनकी कोताहियां, जो 9 साल का जो बैगेज है, पॉलिटिकल बैगेज, और जिसे हम इनकम्बेंसी फैक्टर कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा का, उसको डिस्कस करें। कोई इमरान खान की गवर्नेंस डिस्कस नहीं कर रहा। इमरान खान जो नैरेटिव सेट करते हैं सारे उस पर बात करते हैं,
सो बात तो यहां से शुरू होनी चाहिए। और मैं हैरान हूं, पाकिस्तान की इतनी बड़ी लीडरशिप, इतना बड़ा मीडिया, सबको उन्होंने एंगेज कर लिया। मतीन साहब, ये एक ऑफेंसिव ये इनकी कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी है। बिल्कुल हमारे साथ ही रहिए। साजिद तारड़ साहब ने हमें ज्वाइन किया वाशिंगटन से, सीनियर रहनुमा रिपब्लिकन पार्टी के, पाकिस्तान अमेरिका ताल्लुकात और ये जो तमाम तर इशूज़ हैं इसके ऊपर गहरी नज़र रखते हैं। साजिद तारड़ साहब, प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। ये आप क्या समझते हैं कि एक मरतबा ये जब इशू बैठ गया था दोबारा साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की पार्टी की जानिब से, एक मरतबा फिर इस केबल के इशू को लहराना, इसको फिर शामिल करना, आप कितना समझते हैं? हमारे ख्याल में जब से ये इशू आया, शायद आपसे हमने इस मामले के ऊपर राय नहीं ली। क्या अमेरिका इस तरह पाकिस्तान के अंदर पब्लिकली साइफर में जिस तरह अपना पैगाम भेजता है हुकूमतें बदलाने के लिए, ये कितना बयानिया जो है ये सही हो सकता है इमरान खान का कि रजीम चेंज पे अमेरिका का हाथ है और उस हाथ के स्पॉट में वो एक साइफर को हमेशा से सामने लाते हैं? जी तारड़ साहब। जनाब अली, थैंक यू सो मच। मैं सबसे पहले तो ये बताना चाहूंगा कि खान साहब ने हर वो कार्ड इस्तेमाल किया है जो कि एक तो बहुत खतरनाक था पाकिस्तान के लिए, और दूसरा जो चल सकता था, जो चल सकता था, बिल्कुल जो चल सकता। खान साहब ने एक सियासी पार्टी को मजहबी पार्टी बना दिया, उधर से मजहबी कार्ड यूज किया, बिल्कुल। दूसरा गद्दारी का कार्ड यूज किया जो कि खतरनाक भी है और बिकता भी है, और तीसरा 9 साल से सूबा सरहद में बैठे हैं जहां पे बराक ओबामा ड्रोन अटैक करते रहे और उन्हें पता था ये कार्ड बिकेगा और उन्होंने चला दिया, और वो उस वक्त तक चलाते रहेंगे जब तक वो वजीर आजम नहीं बनते, जब तक पाकिस्तान श्रीलंका नहीं बनता। अच्छा, अब मैं साइफर की बात करना चाहूंगा। उसकी वजह यह है इस वक्त दुनिया में 90% जो चीजें हो रही हैं वो अमेरिका की वीक फॉरेन पॉलिसी। जो बाइडेन को ब्लेम करूंगा वो इस तरीके से, उसकी ताजा मिसाल उसकी ये है कि आप अगर उनका सऊदी अरेबिया का ट्रिप देखें जी, अभी मशरिक का बिल्कुल उनका इजराइल का, वेस्ट बैंक का, जिस तरीके से वो सऊदी अरेबिया ने उनको रिस्पॉन्ड दिया है, वो उसकी ताजा मिसाल है। हाँ। देखिए, ऐसी मिसाल मैं कहता हूँ अमेरिकन हिस्ट्री में नहीं है। जद्दा के सफीर ने उनको रिसीव किया, जद्दा के गवर्नर ने रिसीव किया और उनके सामने बैठ के MBS ने इराक की बातें की और अबू गरैब की बातें की। उसके बाद जिस तरीके से बेआबरू होकर अफगानिस्तान से निकले, जिस तरीके से इस वक्त यूक्रेन में रशिया बैठा है, जिस तरीके से नॉर्थ कोरिया बिहेव कर रहा है, जिस तरीके से पुतिन ने चेक कर लिया था ओबामा को, और ये ओबामा की 3rd टर्म चल रही है। अगर फॉरेन पॉलिसी अमेरिका की ठीक होती तो खान साहब कभी ये साइफर इस्तेमाल ना करते। और यहाँ पे मैं आखिरी चीज जो ऐड करना चाहूंगा, इन्होंने फायदा उठाया है हमारे असद मजीद साहब का। असद मजीद साहब वाज PTI सिंपथाइजर, और उन्होंने ये सारी एक स्कैम है, ये सारा स्कैम है। ये आने वाला टाइम बताएगा, ये चीजें निकलेंगी, लेकिन इंतहाई खतरनाक कार्ड है ये। पाकिस्तान पहले ही आइसोलेटेड था, चाइना आपका CPEC बंद पड़ा है, TTP के साथ आप हालते जंग में है, अमेरिका के साथ 75 साल के आपने फॉरेन पॉलिसी को बिल्कुल आग लगा दी आपने, और ये ज्यादती की आपने पाकिस्तान के साथ सिर्फ अपनी हुकूमत के लिए, अपने ओहदों के लिए आपने पाकिस्तान को मजीद आइसोलेशन में फेंक दिया है। इसी वजह से इस वक्त डॉलर 227 230 का बिक रहा है। और मैं यहाँ ये बताना चाहूंगा कि किसी पार्टी के पास, जो भी इस वक्त पार्टी तैयारियां कर रही है, किसी के पास पाकिस्तान का कोई इकोनॉमिक फार्मूला नहीं है, किसी के पास कोई रोड मैप नहीं है कि फॉरेन पॉलिसी का कोई फार्मूला नहीं है, कोई डिप्लोमेटिक फार्मूला नहीं है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। यहाँ पर हम लेंगे नाजरीन एक ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे और अपने तीनों पैनलिस्ट से पूछेंगे तहलका खेज इंकशाफ जॉन बोल्टन का कि अमेरिका पूरी दुनिया में हुकूमतें उलटवाने के लिए जो है वो प्लानिंग करता रहा। हमारे साथ रहिएगा। जी नाज़रीन, प्रोग्राम जी वर्ल्ड में एक मरतबा फिर खुश आमदीद, और हम बात कर रहे हैं साजिशें, कूज़ और गैर मुल्की मुरासले, मुदाखलत, साजिश,
ये तमाम तर चीज़ें। नजम साकिब साहब, आप इन तमाम टर्मिनोलॉजी से बाखूबी तौर पे आगाह होंगे। अगर हम इस ख़त की बात करते हैं, साइफ़र की बात करते हैं, उसके साथ एक चीज़ बिल्कुल जुड़ी हुई आई है, और वो जॉन बोल्टन का एक तहलका खेज़ इंटरव्यू कि ट्रंप के दौरे हुकूमत में हम पूरी दुनिया में कू करते रहे, कुछ कू कामयाब हुए, कुछ कू नहीं हो सके। तो एक बहुत बड़ा एतराफ़ था, और ये चीज़ साबित करती है कि दुनिया के मुख्तलिफ़ हिस्सों में मुख्तलिफ़ हुकूमतों को उल्टवाने के लिए और मुख्तलिफ़ रहनुमाओं को इक़्तिदार से डिसलॉज करने के लिए जो है वो CIA कू करती रही है। आप इस इंकशाफ को कैसे देखते हैं, और आप देखते हैं कि कहीं किसी मौके पे ये चीज़ पाकिस्तान पे भी अप्लाई हुई? पहली सबसे बात यह है कि बोल्टन साहब ने आज क्यों ये राज अफशा किया है। जी देखिए, उसमें कई चीज़ें होती हैं। ये कहना कि कोई सुपर पावर जो है अमेरिका जैसी, उसका तो कभी हाथ ही नहीं रहा किसी रिजीम चेंज में, और बाबा वो तो खुद तस्लीम कर रहे हैं कि हमारा है। मैं क्यूबा में रहा, क्यूबा में यानी फिदेल कास्ट्रो की हुकूमत रही काफ़ी अरसे तक, 1959 उनकी तो बहुत कशमकश थी। बिल्कुल। अच्छा, अब वो चूँकि सिर्फ 144 किलोमीटर दूर है अमेरिका से, तो उसमें CIA के मुताबिक और वहाँ की हुकूमत के मुताबिक तकरीबन 45 असैसिनेशन अटेम्प्ट्स होती हैं। 45 असैसिनेशन अटेम्प्ट्स होती हैं फिदेल कास्ट्रो पे, लेकिन नाकाम हो जाती हैं। उसकी वजह ये थी कि वहाँ के लोग फिदेल कास्ट्रो को छुपा लेते थे। आपको पता ही नहीं होता था, आज वो आपके घर में सो रहा है, कल मेरे घर में सो रहा है, साथ में हमसाये में चला गया है। और फिर वो चूंकि अवामी आदमी था, लिहाजा उसकी कोई खबर भी नहीं देता था। अब लेकिन ये तय है कि जो सुपर पावर है, वो कोई भी सुपर पावर हो, देखिए सुपर पावर ये नहीं होता कि जी सिर्फ अपने इलाके तक महदूद रहे। जिस तरह अमेरिका के बारे में कहा जाता है कि वो दुनिया के हर मुल्क का हमसाया है। वाह। वो अफगानिस्तान का भी हमसाया है, वो चेचनिया का भी हमसाया है, वो पाकिस्तान का भी, निकरागुआ, बोलीविया, एल सल्वाडोर वगैरह वगैरह। अब जब आप इस तरह के हमसाए हों तो आपका जी चाहता है कि वहां पे हुकूमत हमारी मर्जी की हो। और अगर आप किसी की अथॉरिटी को चैलेंज करते हैं, आप नोट कीजिए कि वो तमाम हुकूमतें जो अमेरिका के साथ रहती हैं, उसकी बात मानती हैं, वो जमी रहती हैं। तले ऊपर ऐसे मामलात हुए कि अमेरिका को पता चला कि पाकिस्तान हाथ से निकल चुका है। और दूसरा अहम पॉइंट जो कि बहुत कम लोग जो हैं उसकी तरफ तवज्जो दे रहे हैं, जब अफगानिस्तान से नेटो और अमेरिका निकलता है तो पाकिस्तान की अहमियत जियो स्ट्रेटेजिकली जीरो हो जाती है एज फार एज अमेरिका इज कंसर्न्ड। जी, इन सारे फैक्टर्स को मिलाइए और फिर देखिए कि क्या वाकईतन अमेरिका को पाकिस्तान में रजीम चेंज करने की जरूरत भी थी कि नहीं। डॉक्टर चीमा साहब, बड़ा अहम सवाल ये छोड़ रहे हैं, क्या पाकिस्तान के अंदर रजीम चेंज की ज़रूरत है और अमेरिका ये चीज़ कर सकता है? उन्होंने कहा कि कुछ पस मंज़र के भी मुहर्रिकात हैं। आप क्या समझते हैं कि ये जो तमाम फैक्टर से, डेमोक्रेसी की समिट हुई, बीजिंग ओलंपिक्स हुए, अफ़गानिस्तान की सूरत हाल हुई, यूक्रेन हुआ, रशिया का विज़िट हुआ, तो किस हद तक साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान ने अमरीकी लाइन से रूगर्दानी की, और आप समझते हैं कि अमेरिका वाकई इनका रजीम उलटने के लिए संजीदा था? देखिए मतीन साहब, पहली बात तो ये है कि हमारे यहाँ एक बड़ी, हम ना बड़े आराम से एक बात कह देते हैं, और वो ये है कि सारी गलती और जिम्मेदारी अगले पे डाल दो और खुद मासूम बन जाओ। जी। अब इमरान खान साहब की और अपनी आपकी जो सारी पाकिस्तान की एलीट है जी, ये पूरे 75 साल पाकिस्तान को एक बोरोड ग्रोथ पे चलाते रहे। माय गुडनेस। यानी कि कोई सस्टेनेबल डेवलपमेंट पाकिस्तान में नहीं थी, और ना ही पायदार मईशत थी कोई। बिल्कुल जी। आपके पास क्या कोई सस्टेनेबल डेवलपमेंट थी? आपको इतने कोल्ड वॉर में इंजेक्शन लगे, आपको वॉर एंड टेरर में बिलियंस ऑफ डॉलर आए, आपने खा लिए, आपने डेवलपमेंट में लगा दी, और आपको पता नहीं था कि बाद में जब दुनिया, आपको 2014 में नहीं था पता, जब अमेरिका अफगानिस्तान से जा रहा था और हामिद करज़ई के साथ वादे कर रहा था कि इसने चले जाना है और आपके पास कुछ नहीं रहना, आपको तब नहीं पता था आपने अपना मुल्क को ठीक करना है। आपका हर रोज, हर साल जो बजट डेफिसिट है वो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर में है, ट्रिलियंस ऑफ रुपीस में है। आपको नहीं था पता आपका पैसा आपके पास पैसा निकल को होना। आज IMF कह रहे हैं हम आपको 1.2 बिलियन डॉलर देंगे। ये ब्लूमबर्ग की स्टोरी है कि वो कह रहे हैं पहले 4 बिलियन डॉलर की कमिटमेंट सऊदी अरब से लो। आप बड़े आराम से सिंपली अपनी नलायकियों, नाकामियों और अपनी नाहलियों को अगलों पे डाल देते हैं। भाई एक मुल्क है जो, अब मुझे ये बताएं, आपने इंडिया के लिए तैयारी की हुई है कि नहीं की हुई? आपको पता है कि खतरा है,
पता ही नहीं था कि पाकिस्तान की 22 करोड़ 23 करोड़ आबादी हो गई है, इकोनॉमी के ये हालात हैं, और आप अमेरिका के बारे में क्या पोजीशन ले रहे हैं? भाई अमेरिका आपसे डिस्टेंस कर गया, ये मौका था वेस्ट के करीब होने का। हमने वेस्ट की वॉर एंड टेरर लड़ी, मतीन साहब एक सेकंड सुनिएगा, हमने हजारों लोगों की जानें दी, हमने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर तोड़ा, हमने 120-40 अरब डॉलर का नुकसान करवाया। आज अमेरिका से लड़ाई करनी है कि आज अमेरिका और यूरोप के साथ मिलकर एंगेजमेंट करनी है? बिल्कुल। और दूसरा ये तो चीन और रशिया की बातें हैं, ये अपनी नालायकियों को बचाने के लिए सियासी बयानबाजी है। भाई चीन ने कहा है कि जो 40 अरब डॉलर की जो इन्वेस्टमेंट कर रही है वो आज क्यों नाकाम है? भाई रशिया आज आपसे नाराज है, आप रशिया से तेल ले लें। इंडिया जो क्रूड ऑयल ले रहा है रशिया से, इंडिया ने 20% अपना क्रूड ऑयल की इंपोर्ट बढ़ा दी है। आपका कोई अपनी लोकल करेंसी में मैकेनिज्म है रशिया के साथ? मतीन हैदर साहब, सिर्फ एक अवाम को बेवकूफ बनाया जा रहा है। अमेरिका बिकता है पाकिस्तान में। जब क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और सऊदी अरब पाकिस्तान के वजीर आज़म इमरान खान को कहता है मलेशिया ना जाना, उस समिट में ना जाना, तो इमरान खान साहब कहते हैं स्ट्रेटेजिक पेशेंस। जी बिल्कुल, ये बड़ा अहम नुकता है आपका। बिल्कुल जी, आखिरी पॉइंट बोलने लगा हूं। एक लफ्ज निकला था स्ट्रेटेजिक पेशेंस, और आज अमेरिका ने तो बोला भी नहीं, और आप अमेरिका पे चढ़ाई कर दी है। आपको वारा खाता है तो आप कर ले चढ़ाई, आप अगर इस जोगे हैं तो कर ले, मुहाजरा ही कर ले, अवाम आपके सामने खड़ी है। पर ये एलीट इतने जोगी नहीं है मतीन साहब। जी तारड़ साहब, बड़ा अहम नुकता इन्होंने हाईलाइट किया। तो इमरान खान साहब तो ट्रंप के साथ बड़े करीबी उनके रवाबत, एक पर्सनल रैपो डेवलप हो गया था। कई मकामात पे, कई दुनिया के दारुल हुकूमतों में इनकी मीटिंग्स हुई, और आप ट्रंप की पार्टी रिपब्लिकन के साथ अटैच हैं। आखिर इतनी मोहब्बतें, इतनी कुर्बतों के बाद ये इतनी दूरियां क्यों हुई इमरान खान की अमेरिका से? देखिए, मैं थोड़ा सा फिर इसी तनाजर में डोनाल्ड ट्रंप को और इस वक्त जो बाइडेन को कंपेयर करना पड़ेगा, और रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेट पार्टी को थोड़ा सा कंपेयर करना पड़ेगा, क्योंकि फॉरेन पॉलिसी और पेंटागन स्ट्रॉन्ग और ये सारा एक तो इशू जो है ये रिपब्लिकन पार्टी का है। और जिस तरह मैंने आपको अर्ज किया था कि इस वक्त जो बाइडेन साहब की एडमिनिस्ट्रेशन को अमेरिका में समझा जाता है दिस इज द थर्ड टर्म ऑफ बराक ओबामा। बराक ओबामा के पस मंजर में वही चला रहे हैं। बिल्कुल। तो दर हकीकत अगर आप देखें तो आपको कंपेयर करना पड़ेगा कि बराक ओबामा दौर में पाकिस्तान के साथ रिलेशनशिप कैसे थे। और यहाँ मैं ये मेंशन करना चाहूंगा कि बराक ओबामा दौर में सबसे ज्यादा ड्रोन अटैक पाकिस्तान पे हुए थे, और बराक ओबामा साहब ने अपनी कैंपेन में यहाँ शिकागो में जहाँ भी तकारीर में कई दफा कहा था कि इफ आई कम इनटू द पावर आई विल बॉम्ब पाकिस्तान। और दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप साहब, जिनका एक तो उनका डॉक्ट्रिन था अचीविंग पीस थ्रू स्ट्रेंथ, पेंटागन को स्ट्रॉन्ग करना, उन्होंने स्पेस आर्मी बनाई, और जब पेंटागन को स्ट्रॉन्ग किया जाता है तो आपके फॉरेन पॉलिसी को रिविजिट किया जाता है, एलाइज के इंटरेस्ट को देखा जाता है। तो उसी तनाजर से डोनाल्ड ट्रंप साहब ने इंडियन प्रेशर के बावजूद, इंडिया बहुत पैसा लगाता है और इंडियन डायस्पोरा बहुत स्ट्रॉन्ग है, इंडिया के जहां जो सीईओ जो 500 फॉर्च्यून 500 कंपनीज के, उनका पॉलिसी पे बहुत ज्यादा असर है। भारत बहुत ज्यादा अमेरिका के इन्फ्लुएंस के लिए इन्वेस्टमेंट करता है, और इसके बावजूद कि आपकी तरफ से कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होती, डोनाल्ड ट्रंप साहब पाकिस्तान को सपोर्ट करते रहे, कश्मीर के बारे में आर्बिट्रेशन करते रहे। यहाँ पे मैं एक चीज आपके क्वेश्चन के लिहाज से थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा कि अमेरिका पाकिस्तान में रजीम तो चेंज तब करता अगर इमरान खान साहब अमेरिका के इंटरेस्ट के खिलाफ कोई बात करते। अमेरिका, आपने सीपैक बंद कर दिया, आपने जब अफगानिस्तान से फौजी निकल रहे थे अमेरिकन, आप सीना में बुला के उनको ठहराते रहे, खातरे करते रहे। आप IMF के लिए आपने लेजिस्लेशन कर ली, उसके बाद यहां तक के OIC में आपने इस साइफर के बावजूद OIC में आपने अंडर सेक्रेटरी को बुला के यहाँ पे खाने खिलाए, मुलाकातें की। तो आपने, और एब्सोल्युटली आपने सिर्फ इसलिए कहा, सिर्फ अपनी पॉपुलैरिटी के लिए, हालांकि अमेरिका ने अड्डे आपसे मांगे ही नहीं थे, और वो अमेरिका आज भी आपकी एयर स्पेस यूज कर रहा है। ओवर दी होराइजन, बिल्कुल ओवर दी होराइजन कॉपरेशन जारी है। बिल्कुल, हमें ब्रेक का कहा जा रहा है, यहाँ पर लेते हैं एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो हम अपने पैनलिस्ट से पूछेंगे कि वे फॉरवर्ड क्या है, पाकिस्तान को कैसे मजबूत बनाया जा सकता है, और पाकिस्तान में गैर मुल्की साजिशें और मुदाखलतें कैसे बंद की जा सकती हैं। बड़ा अहम नुकता होगा, हमारे साथ रहिएगा।
जी नाज़रीन, प्रोग्राम जी वर्ल्ड में एक मरतबा फिर खुश आमदीद। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में बढ़ रहे हैं और इस हिस्से में हमेशा हम अपने पैनलिस्ट से यानी अपने माहिरीन से जानने की कोशिश करते हैं कि वे फॉरवर्ड क्या है। प्रोफेसर डॉक्टर कमर चीमा साहब, आप पाकिस्तान में मुक़्तदर शख्सियात से भी मुलाकातें करते हैं, पाकिस्तान के सिविल मिलिट्री रिलेशंस पे भी गहरी नज़र है। आखिर यहाँ पे ये क्यों नहीं ऐसे होता कि ये जो साजिशें हैं, मुदाखलतें हैं, हम एक ऐसे मकाम और मरतबे पे आ जाएं कि चाहे जितने मर्जी हमारे ऊपर साइबर अटैक हों, साजिश हो, रजीम चेंज की प्लानिंग हो, धमकी आमेज़ खतूत आएँ, लेकिन रियासत पाकिस्तान इतनी मजबूत हो कि उसके ऊपर कोई फ़र्क ना पड़े। क्या हम ऐसा कुछ कर सकते हैं? मतीन साहब, पहली बात तो यह है कि हमें कोई बाहर से साजिशें नहीं होती, हमारे खिलाफ इंटरनल साजिशें होती हैं। खुदारा ये अवाम को अब हमें है बेवकूफ बना देना बंद करना चाहिए। कोई बाहर से आपके खिलाफ साजिश नहीं कर रहा, कोई गैर मुल्की साजिश नहीं है, इंटरनल साजिश है। एक बात, और दूसरी बात ये कि ये सारे सियासतदान आज भी इमरान खान साहब एस्टेब्लिशमेंट को आवाजें मार रहे हैं और कह रहे हैं मेरी मदद करो। ये सियासतदान वंस फॉर ऑल एक चीज पे फैसला कर लें और कहें कि हमने किसी की मदद नहीं लेनी और अपनी अवाम के बलबोते पे पावर में आना है। इमरान खान को भी एक बारी मिल गई, बाकियों को भी बारियां मिली हुई हैं। अभी खुदारा सबक सीख लें और एक जेन्युइन पॉलिटिकल फोर्स जिसको अवाम मैंडेट दें, वो 5 साल अपनी मुद्दत पूरी करे और मुल्क चलाए। यही आपके लिए, यही हमारी स्टेबिलिटी है, यही हमारी तरक्की है। और यकीन करके माने, पाकिस्तान के अवाम हमेशा सियासतदानों की बात पे यकीन करते हैं, वो वोट डालते हैं, डेमोक्रेसी पे यकीन रखते हैं, उनका ये यकीन नहीं तोड़ा जाना चाहिए। जी तारिक साहब, जब ये तमाम तर चीज़ें मौजूद हैं, पाकिस्तान अमेरिका के साथ अच्छे ताल्लुकात का ख़्वाहां है, हमारी सिविल मिलिट्री जो रिलेशंस हैं वो बहुत अच्छे हैं और सिविल मिलिट्री लीडरशिप हमेशा अमेरिका के साथ अच्छे ताल्लुकात की ख़्वाह है, लेकिन इन तमाम तर चीज़ों के बावजूद अमेरिका क्यों पाकिस्तान के अंदर मुदाखलत करता है? क्या ज़रूरत पड़ती है रजीम चेंज की? क्या ये मुदाखलत बंद हो सकती है किसी स्टेज पे? देखें, यहाँ पे एक सिंपल सी बात है जी, आप जहां से पैसे लेंगे वहां उनकी टर्म साथ आएंगे। अब आपका जो क्वेश्चन, ओरिजिनल क्वेश्चन है आपका कि इसको रोका किस तरह जा सकता है, खड़ा किस तरह किया, किसी के पास कोई फार्मूला है आपकी एक्सपोर्ट बढ़ाने का, इंपोर्ट कम करने का? कोई फार्मूला है मैन्युफैक्चर करने का? मैं आखिरी पॉइंट ये बताना चाहूंगा, इनके अपने जो चहेते थे मुईद यूसुफ साहब ने स्टेटमेंट दी थी, जब तक हम मुआशी तौर पर आजाद नहीं होंगे हमारी फॉरेन पॉलिसी आजाद नहीं होगी। हमें हकीकी आजादी नहीं मिल सकती कि जहां आप IMF के कदमों से उठते हैं और चाइना के कदमों में गिर जाते हैं, वहां से उठते हैं सऊदी अरेबिया के कदमों में गिरते हैं फॉर डेफर पेमेंट्स। तो ये जहां से पैसे आते हैं उनकी टर्म साथ आती है। आप देखें, आज भारत की मिसाल देखें जी, वो अमेरिका के साथ हर क्वाड का हिस्सा है, I2U2 का हिस्सा है, लेकिन S-400 लेता है वो भी अमेरिका बर्दाश्त कर जाता है, रूस से तेल लेता है वो भी बर्दाश्त कर जाता है जी, और हर क्वाड का हिस्सा है। लेकिन उसकी वजह ये है कि एक आपके दरवाजे पे एक बंदा कस्टमर आए या एक मांगने वाला आए, तो आप उसको किस नजर से देखेंगे? ये हकीकी आजादी सियासी नारा है, इससे अलावा नहीं। और मैं यहाँ पे जरूर ये ऐड करना चाहूंगा कि जिस तरह हमारे हिज एक्सीलेंसी नजम साहब क्यूबा में रहे हैं, अमेरिका सिर्फ वहीं पे इंटरेस्ट लेता है, बल्कि बनाना रिपब्लिक टर्म जो थी वो क्यूबा और इन एरिया से निकली थी। अमेरिका बनाना रिपब्लिक के अंदर जो है वो इन्फ्लुएंस यूज करता है। ईरान में आज तक अपनी रिजीम क्यों नहीं चेंज करा सका? नहीं कर सका बिल्कुल जी। इसके अलावा कुछ नहीं है, अवाम को बेवकूफ बनाया जा रहा है और इससे ज्यादा। नजमुल साकिब साहब, इन तमाम तर गुफ्तगू के तनाज़र में एक फैसला है पाकिस्तानी वजारत खजाना की जानिब से कि पाकिस्तानी सफारतकारों के गैर मुल्की अलाउंस पर 35% कट लगा दिया गया है। फिर हम तवक्को करते हैं कि हमारे सफारतकार साजिशों को नाकाम भी बनाएंगे, पाकिस्तान को प्रोजेक्ट भी करेंगे, अच्छा साइफर भी लिखेंगे, अच्छी केबल भी भिजवाएंगे। तो आप समझते हैं इस डिसीजन से पाकिस्तानी सफारतकारी मुतासर होगी? अगर 1 साल पिछला या 1.5 साल पिछला आप देखें तो मुझे लगता है कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ने भी वही किया जो इस वक्त के प्राइम मिनिस्टर कर रहे हैं।
कि और उन्होंने जो क्या दोनों ने कोई बराबर ऐसी चीज कर दी? फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ने तो सबको ऑनलाइन लेके तो बैशिंग की थी और वो सब पूरी दुनिया में गई थी, जिसमें कि डिप्लोमेट्स को खासतौर पे सफरा को कहा गया कि आप कख नहीं कर रहे, कुछ काम के नहीं है और आपसे कोई तवक्को भी नहीं रखी जा सकती। जी हमें याद है ऑनलाइन मीटिंग। अब ये फॉरेन अलाउंस जो है ये लोगों को नहीं पता कि ये किस लिए होता है। मतीन साहब, ये फॉरेन अलाउंस वो है जो कि आपने अपना घर चलाना है वहां पे। अब होता ही है जी, अच्छा $2000 महीने के मिलते हैं, या बाबा 2000 अगर आपको मिलते हैं डॉलर, तो उसमें से आपके अगर 3 बच्चे हैं तो एक बच्चे को तो आपने खुद पढ़ाना है, तो $600 तो उधर चले गए। उसके बाद आपके अगर बाल कटवाने चले जाएं किसी आप बार्बर के पास, $100 तो $125 लेता है वो। 100। अब ये कि वो आपके किसी भी मुल्क में जहां पे आप होते हैं उधर के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के मुताबिक आपको ये फॉरेन अलाउंस दिया जाता है। अब उस पर आपने 35% का कट लगा दिया। खुदा के लिए ऑलरेडी आपके जो पोस्टिंग प्लान हैं वो पड़े हुए हैं पता नहीं किस कोठड़ी में। आपके जो डिप्लोमेट्स हैं उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई उनको पता नहीं है कि उनकी प्रमोशन कब होगी। ऐसे सीनियर एडिशनल सेक्रेटरी फॉरेन से ये यानी हमारे फॉरेन ऑफिस में बैठे हुए हैं, अपनी पोस्टिंग का वेट कर रहे हैं। और अब उनको कहा जा रहा है, कई मुल्कों में सफीर की पोस्टें अब उनको कहा जा रहा है कि जी अब उनको कहा जा रहा है कि जी आपका ये कट लगेगा, एजुकेशन पे भी लगेगा, फलाने पे लगेगा। खुदा के लिए ऐसा ना करें, कहीं और से पैसे कर लें, क्योंकि ये आपका फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। जो आपके फॉरेन ऑफिस लाइन ऑफ डिफेंस, ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, इसको इतना कमजोर ना करें। और ये एक बात, इस वक्त आपका टाइम खत्म है, यानी खत्म हो रहा है। देखिए, ये अंदर होता है सारा कुछ। मुझे कोई कमजोर नहीं कर सकता, मुझ पे कोई अटैक नहीं कर सकता जब तक मैं अंदर से कमजोर नहीं हूं। वो पुराने वक्त का एक शेर याद आया, दीवार क्या गिरी जब तक अंदर से मजबूत ना हो। अंदर से दीवार क्या गिरी मेरे कच्चे मकान की। वाह, दीवार क्या गिरी मेरे कच्चे मकान की, लोगों ने मेरे सहन में रस्ते बना लिए। अब ये है कि जब आपने खुला जो छोड़ दिया कि हमें सिर्फ इक्तदार चाहिए और कुछ नहीं, और जब तक हम नहीं होंगे कुर्सी पे पाकिस्तान नहीं चल सकता। और हालत ये हो गई है कि पाकिस्तान की कि उसकी मिसालें दी जा रही हैं डिफॉल्ट वगैरह की। एक काम कर लीजिए जी, या तो इनफरादी अप्रोच जो है वो इज्तिमाई में बदल लीजिए अगर आप कर सकते हैं, या जो आप कहते हैं वो करके भी दिखाइए। बिल्कुल नाजरीन, पाकिस्तानी लीडरशिप जो कहती है वो करके भी दिखाए। साजिश चाहे अमेरिका से आए, चाहे यूरोपीय यूनियन से आए, चाहे मशरक़ वस्ता के किसी मुल्क से आए, हमारा इंटरनल निज़ाम इतना मजबूत होना चाहिए, अंदरूनी तौर पर हम इतने मजबूत होने चाहिए कि किसी किस्म की कोई गैर मुल्की मुदाखलत या साजिश पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी पे असरअंदाज न कर सके। बहुत खूबसूरत गुफ्तगू पैनलिस्ट के साथ। नजमुल साकिब साहब, आपका बहुत शुक्रिया। साजिद तारड़ साहब ने वाशिंगटन से ख़ास तौर पर सुबह सवेरे वक्त निकाला, तारड़ साहब आपका बहुत शुक्रिया। और डॉक्टर कमर चीमा साहब, आपने भी वक्त निकाला, आप तीनों हजरात का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम जी वर्ल्ड की टीम को अगली इतवार तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।